जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और मैं आप लोगों के सामने आज एक क्लास 12 का नया टॉपिक लाया हूं। अगर आप हमारा पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दिया जाकर वहां से मेरे वीडियो देख सकते हो। उसमें चैप्टर 1 के बारे में मैंने बता चुका है। ये चैप्टर 2 है। चलिए आज हम चैप्टर 2 क्या है, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय क्या होता है, आज वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहला चीज़ कि वैद्युत फ्लक्स में सबसे चीज़ आता है कि ये एरिया वेक्टर क्या होता है। सबसे पहला चीज़ क्या है कि एरिया वेक्टर क्या होता है। इस चैप्टर में सारा खेल इस दो चीज़ों का है, एक एरिया वेक्टर का और दूसरा सॉलिड एंगल का। एरिया वेक्टर मतलब क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर मतलब कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है वो हम आज देखेंगे। क्षेत्रफल एरिया वेक्टर कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कोई एरिया है। अब भाई सब चीज़ का एरिया होता है, ऐसा ढांचा जिसका हम एरिया जानते हैं, हर एक चीज़ का एरिया होता है, निकाल लेते हैं। तो उस एरिया का अपना एक क्षेत्रफल होता है। हर एरिया का एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है, लेकिन हर एक एरिया का एक दिशा होता है और वह दिशा जो है हमेशा बाहर की ओर होता है। जैसे मान लीजिए ये कॉपी है, ये क्या है, कॉपी है, तो ये भी इसका एक अपना एक पर्टिकुलर एरिया होगा लेकिन अगर मैं पूछ लूँ कि इस एरिया का क्षेत्रफल किधर होगा, एरिया का क्षेत्रफल तो होता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल होता है, लेकिन मैं कह दूँ कि इस एरिया का दिशा किधर होता है, इसकी इस एरिया का डायरेक्शन किधर होता है, तो हमेशा जो इस एरिया का जो डायरेक्शन होता है हमेशा उसके ऊपर की ओर होता है। हर एक एरिया का जो दिशा होता है हमेशा बाहर की ओर होता है। तो अगर कोई एरिया दिया हुआ है तो आप अपना अंगूठा इसे रख दें तो आप बता देंगे कि, लेकिन अभिलंबवत मतलब परपेंडिकुलर। जैसे मैं कहा कि ये कॉपी है तो इसका एक पर्टिकुलर एरिया होगा। अब इस एरिया का दिशा किधर होगा तो आप अपना अंगूठा इसे रख दें और यही अंगूठा जो है यही बताता है कि इस एरिया का दिशा किधर है, हमेशा 90 डिग्री। इस पृष्ठ से इसको एरिया मतलब इस हम पृष्ठ कहेंगे इस चैप्टर में। इस पृष्ठ पर अगर मैं पूछ लूँ इसका डायरेक्शन किधर होगा तो इसके अभिलंबवत मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर हमेशा ऊपर की ओर, हमेशा बाहर की ओर होता है। वही क्या कहलाता है, एरिया वेक्टर। तो हम एरिया वेक्टर को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। भाई वेक्टर मतलब क्या, सदिश। तो अगर मैं किसी चीज़ पर जैसे बल, अगर मैं इस पर ऐसा कर दूँ तो मतलब जो बल होता है वह सदिश राशि है। तो यह कह दिया कि एरिया वेक्टर है तो मैं एरिया पर वेक्टर लगा दिया और हमेशा जो ये एन कैप और ए होता है, एन कैप ए, ये एन कैप क्या होता है, एन कैप दिशा बताता है। ये टोपी है, इसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर मतलब एकांक सदिश। ये एन से नॉर्मल होगा मतलब ये हमेशा ऊपर की ओर होगा परपेंडिकुलर पे, और यही एरिया कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, एरिया वेक्टर कहलाता है, क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। दूसरा चीज बात आती है क्वेश्चन की, सर जी सॉलिड एंगल क्या होता है, एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल मतलब घन कोण, घन कोण। जैसे वहाँ हमने देखा जो वृत्त होता है, जो सर्किल होता है, जो केंद्र पर कोण बनाता है उसे तो समतलीय कोण कहते हैं। लेकिन ये सॉलिड मतलब हम एक सॉलिड बनाते हैं, तो सॉलिड बनाने का मतलब क्या, हम एक स्फीयर बनाते हैं, मतलब एक गोलीय बनाते हैं। और गोलीय भाई साहब जब होगा तो इसका एक छोटा सा एरिया होगा, क्या बनेगा, एक छोटा सा एरिया बनेगा। अब भाई कोई फुटबॉल है तो इसका अगर हम थोड़ा सा लें तो भाई तिरछा बनेगा, जाहिर सी बात, अगर हम बना ही नहीं पाएंगे हम इस पर, क्योंकि 3D है तो 3D बुलेट बोर्ड पर बनेगा ही नहीं। तो हम क्या किए, ये जो छोटा से स्मॉल एरिया है हमेशा कोण पर एक कोण पर हमेशा केंद्र पर एक कोण बनाता है, जिसको कहते हैं हम डी ओमेगा, मतलब इसी को घनकोण कहते हैं। दूरी कितना होता है, आर, और ये इसका दूरी क्या है, मतलब ये जो छोटा सा स्मॉल सा एरिया उसको क्या बोलेंगे, डी ए। तो डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, डी ए बटे आर स्क्वायर होता है, डी ए बटा आर स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा खिसका दिया, मतलब अब थोड़ा मैं इधर देख रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको, जैसे मैं देखो ये मान लो छोटा सा एरिया है, किसका, ये सॉलिड एंगल का है। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा और बढ़ा दिया, देखता हूँ कि अब मतलब छोटा सा बोला होता है इधर थोड़ा चेक कर रहा हूँ इधर, तो जाहिर सी बात है उसका तो नॉर्मल एन इधर ये होगा, एन कैप हमेशा एन कैप सीधा होगा। लेकिन जो डी ए होगा, जैसे मान लीजिए ये फुटबॉल है, ये गोला है, तो जब इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अपना अंगूठा इधर रख देते हैं। तो जब अंगूठा रखेंगे तो ये कुछ तिरछा जाएगा, मतलब वो वेक्टर ए होगा, एरिया वेक्टर। तो इसके बीच में कुछ एंगल बनेगा तो हो जाएगा, यहाँ क्या जुड़ जाता है, वहाँ कॉस थीटा जुड़ जाता है, और यही हमारा क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि एक जब गोलीय में जो क्षेत्रफल होता है, छोटा सा क्षेत्रफल जो केंद्र पर एक गोलीय पृष्ठ पर जो छोटा सा क्षेत्रफल होता है, स्मॉल क्षेत्रफल जो होता है, वो केंद्र पर एक कोण आंतरित करता है डी ओमेगा, और यही कहलाता है, क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल कहलाता है। उस समतलीय जो कोण था, समतलीय मतलब प्लेन एंगल का मात्रक क्या होता है, रेडियन, और इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन।
रेडियन। इसका मतलब क्या होगा, स्टेरेडियन होगा और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, जैसे यहाँ अगर डी ए है तो जाहिर सी बात है यहाँ डी ओमेगा बनेगा। कहने का मतलब ये हुआ अगर बहुत छोटा सा एरिया है तो बहुत छोटा सा कोण बनेगा, अगर पूरे के लिए लेना हो तब तो सही, जब पूरे के लिए लेना होगा तो वहाँ ए हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बड़का ओमेगा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं बताया कि ये तो पूरा गोल है ना, स्फीयर है, ये पूरा गोलीय है। अब जब ये पूरा बनाएगा मतलब इस पूरे एरिया, मतलब यहाँ तो एक छोटा सा एरिया है, लेकिन मैं कह दूँ कि नहीं पूरे एरिया बताओ कितना कोण बन रहा है, तो पूरे एरिया पे कहने मतलब ये हुआ कि हमारा बड़का ओमेगा कितना बनेगा, तो पूरा एरिया कितना होता है, तो यहाँ डी ए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हटा दो 1 मिनट के लिए, कॉस थीटा तो तब आया जब हम इसको इंक्लाइंड किए, तो डी ए बेटा भर रहा क्या होता है आर स्क्वायर, तो डी ए मतलब बड़का ओमेगा बनने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ बड़का, यहाँ तो डी ओमेगा, भाई जब डी ए होगा वो छोटे से तो बहुत छोटा सा कोण बनेगा। अब मैं कह रहा हूँ मुझे बड़ा ओमेगा चाहिए, मतलब बड़ा सा कोण चाहिए कि कितना बन रहा है पूरे के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए कितना घनकोण बनता है, तो ए बात बताओ, इस तो डी ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लेकिन ये तो गोलीय है, तो गोलीय का ए कितना होता है, क्षेत्रफल तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कट गया, तो अर्थात ओमेगा बराबर क्या आ गया, 4 पाई आ गया। ये किसके लिए है, पूरे संपूर्ण गोलीय के लिए होता है कि हमारा जो घनकोण होता है कितना होता है, 4 पाई होता है। दूसरा चीज क्या होता है कि सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल पहले हम बात करते हैं कि अगर हम कोई एक सर्किल बनाते हैं तो सर्किल पर जो अगर मैं यहाँ पे एक चाप बना लूँ ऐसे एक थोड़े दूरी पर चाप, तो यहाँ से कोई त्रिज्या होगा भाई, अगर ये सर्किल है, सर्किल मतलब पहिया, किसका पहिया, साइकिल का जो पहिया होता है वो सर्किल होता है, तो उसका एक केंद्र होता है, हमेशा सेंटर में होता है। अब केंद्र से दूरी, अगर ये चाप है, चाप मतलब जानते हैं दूरी, कितना दूरी चला, तो मान लीजिए इतना दूरी चला, इतना दूरी चला, तो ये दूरी हो गया, और इसी दूरी को कहते हैं क्या, आर्क, इसी दूरी को क्या कहते हैं, चाप, इसी दूरी को क्या कहते हैं, चाप। ये जो चाप बनता है सर्किल पर, ये चाप जो है केंद्र पर एक कोण बनाता है हमेशा, ये त्रिज्या है भाई, रेडियस है, ये जो चाप होता है हमेशा केंद्र पर, सेंटर पर एक कोण बनाता है, और ये कोण मान लीजिए अल्फा है, लेकिन ये सर्किल में बना, तो इस सर्किल में बना इसलिए इसको बोलते हैं समतलीय एंगल। क्या बोलते हैं, समतलीय कोण, समतलीय कोण कहते हैं। ये समतलीय कोण होगा, प्लेन एंगल क्या होता है, ये प्लेन एंगल होता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम बात सॉलिड एंगल की कर रहे हैं, लेकिन आप बताओ ये जो सर्किल होता है क्या ये सॉलिड है, नहीं है सर जी, पहिया तो एकदम आर पार दिखता हो तो खोखला है, तो ये सॉलिड एंगल नहीं है। तो सॉलिड एंगल क्या है, जस्ट एक चीज हम बना लेते हैं कि हम सॉलिड बना लेते हैं, इसी स्फेरिकल हो जाएगा। अब ये सर्किल ना होकर क्या बन गया, मेरा स्फेयर बन गया, गोला बन गया एकदम, ऐसा फुटबॉल समझो एक गोला, ठीक है, फुटबॉल। अब इस फुटबॉल पे मैंने क्या किया, उस पर भी एक ऐसे चाप बना दिया, कैसे क्या बना दिया, चाप बना दिया, ऐसे कुछ दूरी बना दिया, चाप। अब भाई जब कुछ दूरी कहने का मतलब ये हुआ, अब पहले यहाँ समझे, एक डी होता है और एक ये होता है, ये डी से डिफ्रेंसिएशन, और इसका मतलब होता है इसको हम समेशन, ऐसे समेशन पहले होता था तो समेशन का टंगिया पर कैसे खींच दिया गया, जिसका नाम इंटीग्रेशन चला गया। इंटीग्रेशन, समेशन से क्या बना, इंटीग्रेशन। समेशन मतलब क्या होता है, जोड़ डालो, जब किसी चीज़ को आप जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा बनेगा, तो जाहिर सी बात है जब समेशन से ये बना तो ये भी वही चीज़ काम करेगा, जोड़ने का काम करता है, तो जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन भी बड़ा मान देता है। डिफ्रेंसिएशन मतलब होता है छोटा करना, डिफ्रेंसिएशन मतलब क्या होता है, छोटा करना, और इंटीग्रेशन मतलब होता है बड़ा करना। ये एक दूसरे के रिवर्सिबल होते हैं, ये छोटा करता है, ये बड़ा करता है, ये छोटा करता है, ये बड़ा करता है। अब जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए मेरा एक एरिया है, इस एरिया का मुझे बहुत छोटा सा एरिया चाहिए, मान लो थोड़ा सा तिनका भर चाहिए, तो इस एरिया का पूरा एरिया तो माना ए है, लेकिन अगर मुझे बहुत थोड़ा चाहिए तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, डी ए लिखेंगे, और मुझे पूरा का चाहिए तो मुझे इंटीग्रेशन कर दो, पूरे का मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है सर जी, समझ में आ गया। फिर एक आता है कि अच्छा एक सर जी एक बात बताओ कि जैसे वहाँ सर्किल था, वहाँ सर्किल पर जो चाप होता है वो केंद्र पर एक कोण बनाता है जिसे समतलीय कोण कहते हैं, तो ये घन कोण क्या है, तो ये जो चाप है ये भी केंद्र पर एक कोण बनाएगा कि नहीं, बिल्कुल बनाएगा, लेकिन यहाँ जो कोण बनाएगा ये तो सॉलिड है, ये स्फीयर है, तो ये जब बनाएगा तो यहाँ ओमेगा बनता है, तो ओमेगा बराबर होता है, अच्छा वहाँ जब वहाँ थीटा बनाया, जब वहाँ अल्फा बनाया सर्किल में, तो ये क्या था, ये मान लो कुछ चाप था, मान लो ये चाप मान लो आर था, नहीं चाप मान लो एक्स था, और दूरी कितना था, आर था, तो अल्फा बराबर क्या होता है, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, तो एक्स बाई आर हो गया। लेकिन यहाँ पे सर्किल नहीं है, यहाँ पे तो सर सॉलिड है, अब क्या होगा, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा जिसका नाम ओमेगा, तो जिसका नाम ओमेगा है। अब मैंने ये जो इतना दूरी कवर किया, ये चाप को हमने कह दिया कि इसका एक क्षेत्रफल है, एक अपना एक पर्टिकुलर क्षेत्रफल है, इस छोटी सी दूरी का एक क्षेत्रफल, सबके भाई क्षेत्रफल निकलेगा, तो इसका एक क्षेत्रफल होगा डी ए, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, डी ए, और ये चाप का पूरे का क्षेत्रफल क्या हुआ, डी ए, दूरी
आर, तो कोण बराबर क्या होगा, कोण बराबर से चाप बटे त्रिज्या, तो चाप कितना है DA और बटे आर को ही कहते हैं हम घन कोण। क्या कहते हैं, घन कोण। क्या बोलेंगे, किसी पृष्ठ पर, किसी सॉलिड पृष्ठ पर, गोलीय पृष्ठ पर जो चाप बनता है हमेशा केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है वही कहलाता है सॉलिड एंगल, वही कहलाता है घन कोण। इसका मात्रा क्या होगा, समतलीय मात्रा क्या होगा, मात्रा क्या होगा, समतलीय कब बनेगा, जब सर जी सर्किल होगा, मतलब जो 3D नहीं होगा। तो जब वो एंगल बनाता था तो उसका मात्रक होगा रेडियन, लेकिन इसका मात्रक क्या होगा, ये तो घन कोण है तो इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। आई होप ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया होगा। अब मैंने क्या किया, जब ये 3D है तो अब इसी को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं थोड़ा अच्छे से। जैसे यहाँ DA बराबर क्या हुआ, DA बराबर क्या होगा, DA बराबर DA बाई आर इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा। ये तो घन कोण का फार्मूला निकला। लेकिन अब देखो, जैसे ये था, हमेशा एक कोण पर एक कोण आंतरित करता है। ये जो चाप है, ये जो स्मॉल त्रिज्या, मतलब ये जो स्मॉल एरिया है, हमेशा सेंटर पर एक कोण आंतरित करता है जिसे ओमेगा कहते हैं। दूरी कितना है, डिस्टेंस कितनी है, आर। अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, मतलब थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया, तो ये क्या होगा, अब थोड़ा सा इंक्लाइन करने का मतलब मान लो पहले ऐसे था, लेकिन अब कैसे हो गया भैया, ऐसे हो गया। ठीक है, अब जैसे ये सॉलिड है, अब सॉलिड होगा, इसका क्षेत्रफल, अगर किसी चीज का, किसी एरिया का दिशा निकालना हो तो हम क्या करेंगे, अंगूठा इसे रख देंगे। अब इसका हम भाई गोला है तो गोला ऐसे तिरछा जाएगा ना, तो गोला है तो जब हम ऐसे रखेंगे तो तिरछा नहीं जाएगा, तो तिरछा जाएगा। तो मान लिया ये जो थीटा कोण पर इंक्लाइन कर दिया, थीटा कोण में कुछ नहीं, जैसे मान लो इसका n किधर होगा, n तो हमेशा सीध में होगा सर जी, n तो हमेशा सीध में होगा, n कैप। और DA किधर होगा, इसे DA इसे होगा, तो मान लो ये DA क्या होगा, ये DA। अब बीच की दूरी मानो थीटा है, बीच की दूरी मतलब बीच का जो एंगल बना वो थीटा बना। तो जिधर एंगल रहता उधर कॉज होगा, तो जिधर एंगल उधर कॉज होगा, तो जाहिर सी बात है अगर मैं एक जो तिरछा इसको दो भागों में तोड़ूं, एक कॉज एक साइन, तो ये हो जाएगा ओमेगा बराबर हो जाएगा DA कॉस थीटा अपान आर, DA कॉस थीटा अपान आर हो जाएगा। कब होगा, जब n और DA के बीच एंगल क्या हो, थीटा हो। अब चलिए हम एक नया टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है भैया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, वैद्युत फ्लक्स। एक्चुअली में जो ये वैद्युत फ्लक्स बना, ये वैद्युत क्षेत्र से बना, ये वैद्युत क्षेत्र ही है, ये वैद्युत क्षेत्र की एक प्रॉपर्टी है, ये वैद्युत क्षेत्र की एक प्रॉपर्टी ही है। ये जो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये वैद्युत क्षेत्र की एक प्रॉपर्टी है। तो ये सर जी, लेकिन वैद्युत फ्लक्स है क्या, प्रॉपर्टी है, लेकिन इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो आप बताओ, इस वैद्युत क्षेत्र को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, वैद्युत बल रेखाओं से, वैद्युत बल रेखाओं से। अगर ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस से निकलता था और माइनस पे समाप्त हो जाता था, यही तो होता था। तो इसी वैद्युत बल रेखाओं को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाओं को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र को हम किससे डिफाइन करते थे, वैद्युत बल रेखाओं से। अब जहाँ वैद्युत बल ज़्यादा नज़दीक होगा, वहाँ वैद्युत क्षेत्र और तगड़ा होगा, भयानक होगा। तो अगर दूरे दूरे हो तो सर जी थोड़ा लूज होगा, वैद्युत क्षेत्र बहुत कमजोर होगा, तो कमजोर को कहते हैं दुर्बल। और जहाँ नज़दीक है वो काट नहीं सकते एक दूसरे को कभी काट नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते, मैं बताया हूँ ऑलरेडी। अब देखो, जहाँ नज़दीक होंगे वैद्युत बल रेखा वहाँ तो भयानक वैद्युत क्षेत्र होगा, और जहाँ दूर दूर होंगे वहाँ कम होगा वैद्युत क्षेत्र। जाहिर सी बात है, अच्छी बात है। अब लेकिन सर जी, इस वैद्युत फ्लक्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो ठीक है, हम एक क्या बोलिए कि एक ऐसा पृष्ठ ले लो, कोई भी पृष्ठ ले लो, बंद पृष्ठ हो, खुला ना हो। अब ऐसा कोई पृष्ठ ले लो और इनमें गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स रेखाओं की संख्या को क्या किसी पृष्ठ से, जैसे ये है मेरा कॉपी, इसका एक पृष्ठ है, और इनमें से अगर इसे टार्च मार दें और अगर मान लो उधर रोशनी निकल जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि किसी पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत बल रेखाएं, ये सब क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं। और पृष्ठ में से जब निकलेंगे, एंट्री मारेंगे, जितनी रेखा जाएगी, जितनी संख्या में जाएंगी, वही कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। नहीं आया समझ में, तो फिर से बता देता हूं, किसी पृष्ठ से गुजरने वाले जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है, वही कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। अब देखो, जब ये एंट्री मारेंगे तो जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई, देखो फाई ई से रिप्रेजेंट करेंगे। जो अंदर एंट्री मारेंगे उनको हम माइनस लिखेंगे, और जो बाहर एग्जिट करेंगे उनको हम क्या लेंगे, हमेशा प्लस लेंगे। जो अंदर जाते हैं उनको हम माइनस लेते हैं, और जो निकल के आते हैं उनको हम प्लस लेते हैं। ठीक है सर जी, वैद्युत फ्लक्स तो हो ही गया। अब वैद्युत फ्लक्स जब हो गया,
तो विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है डी ए, क्या होता है ई डी ए, क्या होता है ई डी ए। लेकिन ई डी ए कैसे आ गया सर जी, मैंने क्या बोला, अगर कोई विद्युत क्षेत्र है, क्या है विद्युत क्षेत्र, तो ये है विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र में अगर मान लीजिए कोई हम रख दिए, कोई अपना एक पृष्ठ रख दिए और इनमें गुजरने वाले जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या है या विद्युत क्षेत्र की जो संख्या जा रही है, जितने विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, वही क्या कहलाता है, हमारा विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो ये ई है, अब इसका एक अपना एक क्षेत्रफल होगा, तो मान लीजिए डी ए। अच्छा, तो सर जी बहुत छोट के लिए डी ए होता है, तो आप ई ए ले लो, ठीक है सर जी। लेकिन अगर हम डी ए लेंगे तो ये बात बताओ, डी ए कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो मेरा क्षेत्रफल था ये बहुत छोटे से क्षेत्रफल लिया, इस क्षेत्रफलों में तो बहुत छोटा क्षेत्रफल लिया हूँ मैं, उसको नाम है डी ए, ठीक है, उसका नाम क्या है डी ए। तो ये बात बताओ, जब ये डी ए लेगा मतलब बहुत छोटा सा, ये बहुत छोटा सा अगर क्षेत्रफल ले लिया, तो मैं क्या बोलूँगा, जब बहुत छोटा है तो वहाँ विद्युत बल रेखाओं की संख्या बहुत कम होगी, बहुत कम होगी सर जी, तो उसको हम डी फाई लिखेंगे, उसको हम क्या लिखेंगे, डी फाई लिखेंगे। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या किया, डी ए कॉस थीटा हो गया, लेकिन ई डी ए होता है, ई डॉट डी ए होता है, ई डॉट डी ए होता है। अब डॉट डी ए कैसे होता है सर जी, अब जब डी ए और ई के बीच में कोई एंगल बनेगा, कोई एंगल बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा, तो जो एंगल बनता है हमेशा थीटा बनेगा, तो इसीलिए डी ए के साथ हमेशा कॉज जुड़ जाता है। जैसे हम घनकोण में बताया, तो डी ए के सामने क्या आ जाता है, जुड़ जाता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। डी ए के साथ कौन जुड़ जाता है, कॉस थीटा, क्यों, घनकोण में आपने पढ़ा है। तो डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या किया, जब बहुत छोटा सा लिया, बहुत थोड़ा सा, तो मैं बहुत सारा बहुत छोट विद्युत फ्लक्स जाएगा, तो इसलिए बहुत छोट विद्युत फ्लक्स लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक डॉट प्रोडक्ट होता है और एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है स्केलर मतलब कॉस थीटा, और ये होता है वेक्टर फॉर्म मतलब साइन थीटा। ये क्या होता है, साइन थीटा। क्रॉस मतलब साइन थीटा, डॉट मतलब कॉस थीटा। तो यहाँ जब कॉस थीटा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई डॉट डी ए, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, स्केलर फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है सर जी। अब इसके जब कॉस थीटा है तो इसकी दो स्थितियाँ बनती हैं। इसकी कितनी स्थितियाँ बनती हैं, दो स्थितियाँ बनती हैं। नंबर एक केस फर्स्ट, नंबर एक केस फर्स्ट। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे मान लो कि ई की दिशा ऊपर की ओर, ई की दिशा ऊपर की ओर है और माना कि ए की दिशा भी ऊपर की ओर है, तो एंगल कितना, जीरो, एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री, थीटा बराबर, अब भाई से चपक के गए हैं तो जी थीटा बराबर 0 डिग्री। अब मान लीजिए अगर ई इधर है और ए इधर है तो बीच का एंगल कितना होगा सर जी, 90 डिग्री। तो बहुत आसान है सर जी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो केस फर्स्ट में हमने क्या किया कि विद्युत क्षेत्र तो ऊपर है ही है, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र तो है ही है, क्योंकि हम जितने भी पृष्ठ रखेंगे वो विद्युत क्षेत्र में ही रखेंगे। अब विद्युत क्षेत्र की जो एरिया वेक्टर निकालना जान ही गए हैं कि एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर निकालने में तो आप लोग माहिर हो गए हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई पृष्ठ है तो हमेशा जो विद्युत एरिया वेक्टर होता है मतलब क्षेत्रफल सदिश होता है, हमेशा बाहर की ओर होता है, इसे अंगूठा इसे रख दीजिए। तो चलिए एक बार हम केस फर्स्ट में रखते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र में, ये विद्युत क्षेत्र है, अब विद्युत क्षेत्र में हम पृष्ठ को कैसे रख दे रहे हैं, पृष्ठ को अभिलंबवत रख दे रहे हैं, पृष्ठ को लंबवत रख दे रहे हैं। पृष्ठ को लंबवत रखने का कहने का मतलब ये हुआ, ये हमारा पृष्ठ है, ये हमारा पृष्ठ है, तो भैया इसे रख देंगे, ये पृष्ठ है ना। अब देखो ये पृष्ठ, हम इसकी दिशा की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस पृष्ठ की बात कर रहे हैं। तो इस पृष्ठ को मैंने ऐसे रख दिया, मतलब ये ई है, ये क्या है ई, और ये क्या है, ये सर जी हमारा वो है पृष्ठ है। तो मैंने क्या किया, पृष्ठ को ऐसे रख दिया, ये पृष्ठ को ऐसे रख दिया। अब मैं इसको बना तो नहीं सकता ना, इसलिए मैं इसको आपको रिप्रेजेंट करा दे रहा हूँ, ऐसे रख दिया। तो एक बात बताओ, पहला केस क्या था कि पृष्ठ को जब लंबवत रखना, किसके लंबवत, विद्युत क्षेत्र के दिशा के जब लंबवत रखा, ऐसे रख दिया। तो बताओ, लेकिन अब मुझे तो थीटा से मतलब है ना, तो फाई बराबर क्या होगा, तो फाई बराबर होता डी फाई की बात अभी मैं कर रहा हूँ, तो डी फाई बराबर होगा ई डी ए कॉज थीटा होता है। तो कॉज थीटा का मान हम निकालेंगे, अगर हम थीटा का मान निकाल लेंगे तो अच्छी बात है। देखो अगर ये ऐसा रखा है, ये जो पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है, 90 डिग्री देखो बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। जब अभिलंबवत रखेंगे तो इसका एरिया कितना होगा, हमेशा जो थीटा निकलता है, हमेशा जो थीटा निकालेंगे वो ई और डी ए के बीच निकालेंगे, ई और डी ए के बीच से हमें मतलब है।
तो जब इसका ई तो मालूम है ऊपर की ओर है, लेकिन सर जी इसका डी ए किधर है, तो चलो निकाल लेते हैं, अंगूठा इधर रख दो, बाहर की ओर होता है, तो इसका जो डी ए हमेशा ऊपर की ओर है। देखो इसका डी ए किधर है, ऊपर की ओर, तो यहाँ हम ऊपर की कर दे रहे हैं, इसका ऊपर की ओर है, चलो ये डी ए है। तो अभी मैंने बताया कि जब दोनों चीज़ ऊपर ऊपर हैं तो थीटा बराबर कितना होता है 0 डिग्री, तो थीटा बराबर 0 डिग्री रख देंगे जब, तो डी फाई बराबर क्या हो जाता है ई डी ए, कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, तो हमारा ये पहला फार्मूला बन गया। अच्छा दूसरा केस क्या बनता है, दूसरा केस ये बनता है, जैसे मान लो कि ये वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है। अब मैंने क्या किया, इसी पृष्ठभाग को ऐसे वैद्युत क्षेत्र के, ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख दिया, ये पृष्ठ है मेरा, देखो ये मेरा पृष्ठ है। अब मैंने क्या किया, इस पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र के साथ रख दिया, ऐसे रख दिया भैया समांतर। दूसरा केस क्या था, दूसरा केस क्या होगा, समांतर रखने पर, पृष्ठ को क्या समांतर रखने पर, पृष्ठ को क्या रख दें समांतर। जब ऐसे आप समांतर रख देंगे तो बताओ इसकी दिशा किधर होगी, यह अंगूठा है, दाहिना हाथ ऐसे रख दो, दाहिना हाथ ऐसे रख दो, हमेशा बाहर की ओर होता है, तो इसका डी ए किधर होगा, सर जी इधर होगा, ये डी ए होगा। चलो हम बना लेते हैं बीच-बीचिया, ये मैंने पृष्ठ बना दिया, इसका डायरेक्शन किधर होगा डी ए। अब बताओ डी ए इधर है, डी ए इधर, और ई किधर है ऊपर, बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, तो डी फाई बराबर होता है ई डी ए कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, अर्थात डी फाई मेरा कितना होगा 0। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख दें तो हमें कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं मिलेगा। अच्छी बात है सर जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा दूसरी चीज़, अभी जब आपको मैं बताया कि जब जैसे मान लीजिए कोई मेरा एरिया है, कोई मेरा एक एरिया है, बंद पृष्ठ है। अच्छा अब इसमें वैद्युत बल रेखाएं जा रही, वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र बोले, या वैद्युत बल रेखा निकल रही है इस पृष्ठ से, तो क्या होता था डी फाई बराबर क्या होता है ई डी ए, क्या होता है ई डी ए, या ई डॉट डी ए कर दिया, कॉस थीटा नहीं लिखा। तो जब डी फाई बराबर ई डॉट डी ए है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब मैं डी ए लिया हूँ तो मतलब एक बहुत इस एरिया में से बहुत छोटा सा एरिया लिया हूँ सर जी, बहुत छोटा सा एरिया, और यही है डी ए। अब पूरा एरिया कितना है, पूरा एरिया तो ए है, लेकिन ये पूरा नहीं लेना, हमें थोड़ा सा लेना है क्योंकि हम डी ए लिखे हैं, तो जाहिर सी बात है इस डी ए में से कितने वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगे। अब सर जी जैसे देख लो कि इसमें से मान लो इसमें से निकल रही है, इसमें से गया और इसमें से निकल गया, तो ये बड़के में से तो बहुत ज़्यादा निकलेंगे वैद्युत फ्लक्स, बहुत वैद्युत बल रेखा निकलेंगे। और जब छोट के ले लेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ बहुत छोट के वैद्युत बल रेखा निकलेंगे, और वैद्युत बल रेखाओं को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो जब इसमें बहुत छोटा सा, बहुत थोड़े से, बहुत तिनका भर वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, वैद्युत बल रेखा निकलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जब डी ए होगा तो डी फाई लिखेंगे, मतलब कि बहुत तिनका भर वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। लेकिन अगर हमें पूरे का लेना है कि पूरा का पूरा, हमें क्या लेना है कि पूरे में से कितने वैद्युत फ्लक्स निकल रही है, तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट। लेकिन अगर ये पूरा परिबद्ध है, मतलब पूरा एकदम बंद है, कौन सा पृष्ठ बंद हो सकता है, जैसे मान लीजिए फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर अगर पूरा हवा भरा तो क्या निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो उसके लिए हम लगाते हैं ऐसे फुटबॉल बना देंगे, क्या बना देंगे, इसे गोला बना देंगे। क्यों, क्योंकि पूरा परिबद्ध कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि ये परिबद्ध के लिए है, ये किसके लिए है, परिबद्ध है। जैसे मान लो परिबद्ध क्या है, वही फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर जितना भी हवा है वो बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए हम इसे फुटबॉल बना देंगे और कह देंगे हवा निकल नहीं सकता, इसको हम बोलेंगे परिबद्ध बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, परिबद्ध इंटीग्रल। तो ये जो पूरे के लिए डी फाई क्या हो जाएगा, बड़ा के फाई हो जाएगा। भाई इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, बड़ा कर देना। अभी तक तो छोटा था डी फाई, तो बहुत तिनका भर जा रहा था वैद्युत फ्लक्स, इंटीग्रेट कर दिया तो बड़ा के फाई हो गया। ई का कोई मतलब नहीं रहता, ई का तो हमेशा इसी में वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा, डी हमेशा बदलता रहता है। तो डी ए है, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो बड़ा का ए हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला में निकल गया कि फाई बराबर ई डॉट ए, अगर उसका और फार्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर जी, अच्छी बात है। अब मैं इसका थोड़ा वो देख लेते हैं, इसका मात्रक और इसका डायमेंशन फार्मूला देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर क्या भी आया, ई ए आया। कॉस थीटा का मात्रक होता नहीं है, क्यों, क्योंकि कॉस थीटा का कोई मात्रक वत्रक नहीं होता साइन एंगल का। देखो फाई बराबर क्या होता है, ई ए, और ई का मात्रक क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, पहले चैप्टर में एफ बाई क्यू, और ए का मात्रक एरिया है ये है, तो इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम इनटू एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। ये तो फाई का मात्रक हो गया, कभी कभी वेबर भी पढ़ा जाता है, लेकिन फाई का मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो गया, इसका ये मात्रक हो गया, इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। अब डायमेंशन फार्मूला थोड़ा निकाल देते हैं, डायमेंशन फार्मूला निकाल देते हैं। तो फाई का अगर डायमेंशन फार्मूला मैं निकालूं
तो इस बल का अगर मैं कह दूं न्यूटन, तो बल का मात्रा न्यूटन होता है। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, mlt के पावर -2 और q बराबर क्या होता है it, तो I का होता है a और t का होता है t, तो इसका डायमेंशन फार्मूला ये हो गया E का, क्या होगा mlt के पावर -2 अपान at। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ m स्क्वायर मतलब लेंथ स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, अच्छी बात है। ये होगा m एल क्यूब, एल का गुणा होगा तो क्या होगा एल क्यूब टी के पावर -2, ए ऊपर जाएगा तो ए के पावर -1, टी ऊपर जाएगा तो टी के पावर -1। अब इसको हम लिखेंगे एम एल क्यूब टी के पावर -3 और ए के पावर -1, ये इसका अगर डायमेंशन फार्मूला आ गया, डी का आएगा 4 पाई। तो सॉलिड एंगल जो होता है पूरे संपूर्ण गोले के लिए जो एंगल होता है डी ओमेगा, ओमेगा बराबर होता है 4 पाई। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, वहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, जो हमने यहाँ लिख दिया था डी ओमेगा बराबर डी ए बटा आर, वहाँ आर स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसका मात्रा क्या होता है, स्टे रेडियन होता है, इसका मात्रा क्या होगा, स्टे रेडियन होगा। अब देखो डी ओमेगा बराबर जब डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, इसको फार्मूला याद रखना। अब हमने पहले चैप्टर में एक फार्मूला निकाला था, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, ये विद्युत क्षेत्र का फार्मूला था। अब हम इसी चैप्टर से पहला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्या, गॉस का प्रमेय। अब यही हम सिद्ध करते हैं कि गॉस का प्रमेय क्या होता है, तो चलिए सिद्ध कर देते हैं भैया। गॉस भाई साहब ने कहा कि हम विद्युत क्षेत्र स्थिर विद्युतिकी में आप कोई कल्पना करके इमेजिंग करके एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ ले लो, सारा खेल पृष्ठ का है, सारा खेल पृष्ठ का है, और इसी पृष्ठों में से तो विद्युत बल रेखा निकलेंगे, बिल्कुल निकलेगा। तो उन्होंने कहा विद्युत, उनके जो नियम है, कहा कि किसी काल्पनिक पृष्ठ से, किसी काल्पनिक पृष्ठ से, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से, बंद पृष्ठ कहने का मतलब क्या, वही फुटबॉल समझ लो कि उसमें से हवा निकल ना पाए, बहुत अच्छी बात है। तो किसी बंद पृष्ठ से, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स फाई, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई, और उससे परिबद्ध आवेश, परिबद्ध आवेश कहने का मतलब ये था, जैसे मान लो अगर हम फुटबॉल लिए थे, फुटबॉल के अंदर क्या था, हवा था सर जी, तो क्या था, हवा, तो ये परिबद्ध है, कौन परिबद्ध है, ये हवा परिबद्ध है, कि मतलब ये जो चारों तरफ से हवा को घेरे रखा है, हवा निकल नहीं पाएगी। तो परिबद्ध आवेश मतलब कि जो आवेश है इसके अंदर है, वो आवेश निकल नहीं पाएगा। तो जो आवेश होता है 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यही आवेश गॉस का प्रमेय था। गॉस का प्रमेय क्या था, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स फाई, उससे परिबद्ध आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। आप वीडियो पॉज करके आप दोबारा सुन सकते हैं और लिख लें, ठीक है, हाँ, क्योंकि हमारे पास उतना बढ़िया सुविधा नहीं है जो मैं आपको लिख के दे दूं। तो फाई बराबर क्या होगा, क्यू बटे 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसी को थोड़ा डेराइव कर देता हूं कि कैसे आया। चलिए उत्पत्ति देख लेते हैं, प्रूफ। अब इसका हम प्रूफ देख लेते हैं, उत्पत्ति। अभी मैंने देखा कि अगर हम डी ए लिखेंगे तो जाहिर सी बात हमें डी फाई लिखना होगा, जाहिर सी बात है, बहुत छोटे के लिए बहुत छोटा सा विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो डी फाई बराबर क्या होता है सर जी, ई डी ए कॉज थीटा होता है। ये तो होता ही होता है, बिल्कुल होता है सर जी, मैं दुई रहा नहीं है। लेकिन फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होगा ई ए कॉस थीटा, बिल्कुल बिल्कुल एमा दुई रहा नहीं है, क्योंकि सर जी छोटे के लिए तो छोटा विद्युत फ्लक्स जाएगा, बड़े के में बड़का जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है फार्मूले से 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट देखो डी फाई ई बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए कॉज थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। अच्छा, डी फाई ई बराबर, अच्छा डी फाई ई बराबर जैसे मैंने कहा कि हम चलिए एक ढिसमिचिया बना लेते हैं, एक स्पेरिकल है, उसमें हमने क्या किया, एक बिंदु प्लस आवेश रख दिया, बीच की दूरी आर है, ये दिया है डी ए है, और बेंगल की दूरी कितना है ओमेगा। तो चलिए डी फाई बराबर क्या होता है, डी फाई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए बटे कॉज थीटा, डी ए बटे कॉज थीटा हो जाएगा। देखिए यहाँ ई का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे आर स्क्वायर, ये ई का मान है। डी ए कॉज थीटा हो जाएगा, कॉज थीटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। अब देखो
ये डी फाई ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। अच्छा आप जरा गौर से देखो ये क्या लौक रहा सर जी, ये तो हमको ओमेगा लौक रहा। ओमेगा बराबर क्या होता है, डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। अगर यहाँ ए होता है, इसे ए होता है ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर तो सर जी ओमेगा होता। तो यहाँ अगर डी ए लिखा है मतलब बहुत छोटे में से, तो बहुत छोटा एंगल बनेगा, और बड़े के लिए तो बड़ा एंगल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ डी है तो हम क्या बनाएंगे, डी ओमेगा बनाएंगे। तो डी फाई, और यहाँ मैंने डी फाई क्यों लिया, क्योंकि यहाँ डी ए है, क्योंकि डी ए में से डी फाई निकलेगा, मतलब बहुत छोटे से एरिया में बहुत छोटा सा फ्लक्स निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। तो ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान क्या हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ डी ए था तो डी ए के साथ से बहुत छोटा सा एंगल बनता है, तो यहाँ डी ओमेगा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। अब बताओ, अब मुझको इसको बहुत बड़ा बनाना है, डी फाई को डी ओमेगा को बहुत बड़ा बनाना है, तो क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे भाई, बंद पृष्ठ है तो इसे बंद पृष्ठ बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो डी फाई था इंटीग्रेट कर देंगे तो बड़ा का फाई बनेगा, लो इतना बड़ा का बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जब ये पूरे गोले के लिए था तो ये डी ओमेगा है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा ओमेगा हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया है कि इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी मैं आपको बताया हूँ जो ओमेगा अगर बड़ा ओमेगा आ जाए तो उस बड़ा ओमेगा मतलब क्या, पूरे स्फेरिकल पर कितना एंगल बन रहा है। तो कितना बना था, 4 पाई, कितना बना था 4 पाई। तो 4 पाई कट गया तो हमारा फाई ई बराबर आ गया Q/एप्सिलॉन नॉट, और यही गॉस का थ्योरम था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी पर हम विराम लगाते हैं क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो अच्छा मज़ा नहीं आता देखने में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।